हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से YouTube चैनल फिजिक्स लाइट में। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड, स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। इसमें हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। यहां पर हेडिंग हमारी रहेगी, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो स्टार्ट कर दें। हेडिंग रहेगी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव रहेगा, जिसको हम बहुत प्यारे से ढंग से तैयार करते हैं। निरक्षीय स्थिति नी माने नहीं, यहां पर इस शब्द को देखिए, नी माने नहीं, जो अक्ष पर ना हो। निरक्षीय, जो अक्ष पर ना हो उसी को हम कहते हैं निरक्षीय। यहां पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। हम मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव होता है। अब इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, मतलब इस लाइन को छोड़कर यहां पर कोई बिंदु हमने मान लिया है P, और जिसकी मध्य बिंदु O से दूरी है R, यहां पर बिंदु है P। अब इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यह दूरी आपको पता है कि बिंदु O से माइनस Q के बीच की दूरी होगी L, और बिंदु O से प्लस Q के बीच की दूरी होगी L, तब मिला के हो जाएगी 2L। अब हमें क्या चाहिए कि माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो हम यहां से इस लाइन को खींच देते हैं, मिला देते हैं बिंदु P से। भाई साहब, दोनों लाइन को मिला दिया बिंदु P से। अब यहां पे हमारे पास ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, क्योंकि ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और जितना ये होगा उतना ये भी होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है भैया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर हम सीधा सीधा लिखेंगे माइनस Q के कारण P पर वैद्युत विभव। वैद्युत विभव बिंदु P पर माइनस Q के कारण वैद्युत विभव कितना होगा भाई साहब, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। होगा कि नहीं, क्योंकि होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, यही सूत्र होता है। उसी हिसाब से इतना होगा। इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं और इसको B1 नाम दे देते हैं। यहां पर लिखेंगे प्लस Q के कारण P पर वैद्युत विभव। तो यहाँ पर हमारा वैद्युत विभव V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। परिणामी वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इसका परिणामी वैद्युत विभव निकालना है। दिशा से हमें कोई मतलब नहीं होगा, तो परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे तो इसका योग ही करना है, यानी कि B बराबर V1 प्लस V2, हमें तो टोटल निकालना है। B बराबर V1 की वैल्यू देखेंगे तो माइनस का है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस का रख दिया, और Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और V2 की वैल्यू प्लस की है 1/4 पाई, ये रख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर हमने देखा कि माइनस, जितना ये माइनस का है उतना ही ये प्लस का है, लिहाजा ये दोनों भाई साहब चले जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या आया 0। यहाँ से हम लोगों ने सीख लिया है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। जी हाँ, चलिए इसको साफ कर दें, इसको साफ करें। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी रहेगी समविभव पृष्ठ। क्या रहेगी? समविभव पृष्ठ। हेडिंग रहेगी हमारी समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये समविभव पृष्ठ की परिभाषा थी। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये समविभव पृष्ठ की परिभाषा थी। इसके बाद में यहीं पर बात आएगी विभव प्रवणता की। विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता क्या होता है? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता के बराबर होता है dV/dr के बराबर dV/dr। इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये रही विभव प्रवणता की परिभाषा। अब यहाँ से हम समझेंगे एक बात और कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई भी कण संतुलित कैसे रह सकता है, यहाँ ये भी समझ लेते हैं। इसको साफ कर दें। चलिए, ये छोटी छोटी परिभाषाएं थीं। इसी क्रम में एक छोटी सी बात और आएगी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कण का संतुलन, किसी भी आवेशित कण का संतुलन कैसे हो सकता है। आवेशित हो या ना हो तो उसका संतुलन किस तरीके से हो सकता है। आवेशित तो होगा ही, क्योंकि आवेश सब पर होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग रहेगी हमारी एक समान
वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन। एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण का संतुलन। तो हम यहां पर लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई भी कण का मतलब कोई आवेशित कण तभी संतुलित रह सकता है जब उस पर आरोपित वैद्युत बल EQ उस कण के भार के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, कोई भी कण वैद्युत क्षेत्र में संतुलित तभी रह सकता है जब उस कण पर आरोपित वैद्युत बल कण के भार के बराबर परंतु विपरीत दिशा में लगेगा, या भार के बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल। यहां पर सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई कण तभी संतुलित रह सकता है जब उस पर आरोपित वैद्युत बल उस कण के भार के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होगा। और यहां पर ये जो भार है इसको हम काहे से प्रदर्शित करेंगे? भार जो है ये mg होता है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि F की जगह पे EQ बराबर mg, यानी कि कोई भी कण संतुलित तभी रह सकता है जब उस पर आरोपित वैद्युत बल उस कण के भार के बराबर होगा। अगर बाई चांस कभी कभी एक दो न्यूमेरिकल ऐसे आ जाते हैं जिनमें द्रव्यमान नहीं दिया जाता है, तो ध्यान रखना घनत्व गुणे आयतन बराबर होता है द्रव्यमान। घनत्व गुणे आयतन बराबर होता है द्रव्यमान। अगर आपका द्रव्यमान नहीं दिया गया है, मतलब कण का द्रव्यमान नहीं दिया गया है, तो ये सूत्र आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो संतुलन की बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर एक समान रूप से आवेशित कोई गोलीय चालक हो तब उसके बाहर, उसके अंदर या उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको साफ कर रहा हूं। हेडिंग हमारी रहेगी एक समान रूप से आवेशित हेडिंग है हमारी एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण
गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत विभव। अब एक समान रूप से आवेशित एक गोलीय कोश है। गोलीय कोश हमने इस तरीके से मान लिया कि कोई कैपिटल आर त्रिज्या या स्मॉल आर त्रिज्या मान लेते हैं, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ये हमने इसको एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश दिया था जो कि एक समान रूप से इसके संपूर्ण पृष्ठ पर बट जाता है, बट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके बाहर, इसके पृष्ठ पर और इसके अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। अब वैद्युत विभव निकालना है, यहां पर स्टार्टिंग हम सबसे पहले करेंगे कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर। अब गोलीय कोश के बाहर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो यहां पर आप लोग देखिए, अगर हम वैद्युत बल रेखाएं खींचेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं इस स्थिति में इस गोलीय कोश के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत होंगी। इस तरीके से यहां पर ये गोलीय कोश है, अगर इस बिंदु पर हम वैद्युत बल रेखा खींचते हैं तो वैद्युत बल रेखा ऐसी होगी, प्लस आवेश है, दिशा होगी बाहर की ओर। अगर इस बिंदु पर वैद्युत बल रेखा खींचेंगे तो ऐसी होगी बाहर की ओर, इस बिंदु पर खींचेंगे तो ऐसी होगी बाहर की ओर, इधर खींचेंगे तो ऐसी होगी बाहर की ओर। मतलब पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई वैद्युत बल रेखा पृष्ठ के लंबवत होगी और साथ ही उसके त्रिज्य होगी। तो हम मान सकते हैं कि हमने जो गोलीय कोश को आवेश दिया है वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से न वितरित होके इसके केंद्र पर स्थित है। कहां पर? केंद्र पर। कहां पर? केंद्र पर। अब हम मान सकते हैं कि संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर एक समान रूप से वितरित है। अब हमने मान लिया कि एक समान रूप से केंद्र पर वितरित है, यानी कि केंद्र पर रखा हुआ है। अब इसके केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु है P और इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे माना संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर स्थित है, जिसके कारण ये क्यों संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर है, इसका मतलब आप समझ गए। अभी हमने आपको बताया कि पृष्ठ पर आवेश होगा, लेकिन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत तथा त्रिज्य होंगी, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि संपूर्ण आवेश गोलीय कोश के केंद्र पर स्थित है। इसीलिए हमने मान लिया, माना संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर स्थित है, जिसके कारण गोले के बाहर केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इस आवेश के कारण जो केंद्र पर स्थित है, इसके कारण गोले के बाहर
कैपिटल R दूरी पर एक बिंदु है P जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो यहां पर लिखेंगे तब बिंदु P पर वैद्युत विभव। सूत्र क्या होता है भाई साहब, सूत्र बताइए। सूत्र क्या होगा B इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R, यही होगा वैद्युत विभव। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका वैद्युत विभव। अच्छा, यहीं पर पहले लेसन में इसी तरीके से डेरिवेशन होते थे, ठीक है, या इस लेसन में भी था कि गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। और फिलहाल में इस बार आपका बोर्ड एग्जाम में जो 30% रिड्यूस हुआ है कोर्स ना, 30% जो रिड्यूस किया गया, उसमें ये गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तीनों डेरिवेशन आपके हट गए हैं। ये रिड्यूस हुआ है कोर्स आपका 30%, उसमें हटा दिए गए हैं, इसलिए वो हमने नहीं करवाए। चलिए यहाँ पर ये हो गया। अगर हम बात करें कि पृष्ठ पर बात करेंगे, जब बिंदु P पृष्ठ पर हो, जब बिंदु P पृष्ठ पर होगा तब कैपिटल R आपका स्मॉल r के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम तब लिख सकते हैं, तब विभव B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन स्मॉल r हो जाएगा। मात्रक वही रहेगा, बोल्ट। क्या रहेगा? बोल्ट। अगर हम इसके अंदर किसी बिंदु पर निकालते हैं, मान लीजिए यहां पर बिंदु है A, यदि गोले के अंदर बिंदु A स्थित हो जिसकी केंद्र से दूरी मान लेते हैं, इस बिंदु को कैपिटल A मान लें तो बिंदु के बीच की दूरी स्मॉल a मान सकते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल A लिख देंगे जिसके बिंदु से दूरी स्मॉल a है। तब विभव B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ Q और अपॉन A, ये हो जाएगा। सही है। तो ये था वैद्युत विभव। अब हम इस चैप्टर में वैद्युत विभव से हट के बात करते हैं, क्योंकि अब इस चैप्टर में चालू होगा आपका वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होती है? वैद्युत धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है? संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल में इंटर में आपका 2 ही प्रकार के कैपेसिटर यूज होते हैं। एक आपका होता है स्फेरिकल कैपेसिटर यानी कि गोलीय संधारित्र, और दूसरा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। चलिए, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। संधारित्र से पहले पढ़ते हैं धारिता। धारिता क्या होती है? वैद्युत धारिता। तो प्यारी सी हेडिंग रहेगी वैद्युत धारिता। क्या रहेगी? वैद्युत धारिता। चलिए, जो लोग नोट्स बना रहे हैं हेडिंग डाल लें वैद्युत धारिता। अब वैद्युत धारिता क्या होती है? आपको पता है, अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि जैसे ही आवेश आता है वैद्युत विभव भी आता है। कहने का मतलब अगर हम सीधा सीधा कहें, कहीं ना कहीं
आवेश और विभव के बीच में बहुत तगड़ा दोस्ताना है, ठीक है। और ये एक दूसरे के इतने, जब तगड़ा दोस्ताना होगा, बहुत करीबी दोस्ताना होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे को इनकी कमजोरी भी पता होंगी। चलिए यहाँ पर हम इनकी कमजोरी और दोस्ताने की ही बात करेंगे। जब हम किसी चालक तार को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। क्लियर है। जब किसी वैद्युत आवेश को, जब किसी चालक को वैद्युत आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। अगर किसी चालक पर कोई आवेश नहीं है तो उस पर विभव भी शून्य होगा, लेकिन जैसे ही उसको आवेश दिया जाता है तो उसमें विभव आ जाता है, यानी कि उसके विभव में वृद्धि होने लगती है। जैसे जैसे आवेश बढ़ाएंगे विभव भी बढ़ेगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं अतः चालक के विभव में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। अब आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है चालक के विभव में होने वाली वृद्धि या चालक के विभव में होने वाला परिवर्तन। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? आवेश के। तो यहां से हम लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल B, जहां B क्या है? चालक के विभव में होने वाला परिवर्तन, यानी कि विभव में होने वाली वृद्धि। अगर आवेश के मान को बढ़ाएंगे तो विभव भी बढ़ेगा, आवेश के मान को कम करेंगे तो विभव कम हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। अगर किसी चालक तार पर यानी किसी चालक पर अगर आवेश का मान कम है तो विभव उस पर कम होगा। जैसे ही आवेश का मान बढ़ाएंगे तो उसका विभव बढ़ने लगता है। अब विभव बढ़ने लगता है तो यहाँ पर ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होने लगती है, अर्थात आवेश विभव के जो विभव है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से Q बराबर आपका आ गया CV, जहाँ C एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे चालक की धारिता कहते हैं भाई साहब, कहते हैं। लगता है हम बहुत जल्दी में हैं। जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तब C बराबर आपका क्या हो जाएगा? बोले Q/B होगा। जी हाँ। मात्रक की अगर बात करें तो कूलाम ऊपर है भाई साहब, प्रति में वोल्ट हैं। क्या है? वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति वोल्ट। अथवा में मात्रक क्या रहेगा? अथवा फैरड। क्या रहेगा? फैरड। फैरड। ठीक है। इसी को हम माइक्रोफैरड और पिकोफैरड में पढ़ते रहते हैं।
कूलाम प्रति वोल्ट बहुत कम आपको दिया जाएगा, फैराड मात्रक हर जगह दिया जाएगा। अब यहां पर हम परिभाषा लिखेंगे, अतः वैद्युत धारिता की यहां से परिभाषा क्या आती है, अतः किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता C कहते हैं। ये रही भाई साहब वैद्युत धारिता की परिभाषा। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो ये प्यारी सी वैद्युत धारिता की परिभाषा थी। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आप लोग हमारे चैनल पर और देखते रहिए फिजिक्स लाइट पर अपने मनपसंद टॉपिक जो कि हम पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा आपका इस बार जहाँ तक है ये कुछ चैप्टर अभी पूरे करवा के, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं, उन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हम वीडियो बनाएंगे। और आप लोगों से इस बात की मैं आशा करता हूँ कि जिस भी टॉपिक को आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है वो कमेंट करके हमें बता दीजिए, उसका वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।